सो गाइज वेलकम बैक योर क्लास एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि आप सभी ने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में पहले पार्ट के अंदर। वीडियो का पहला पार्ट अपलोड पहले ही हो चुका है। और दोस्तों क्लास 11th की जो नई सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो चैप्टर है ये पेपर के अंदर आ रहा है। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती का जो आकार है वो कैसा गोल नहीं है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे झरने, कहीं पे खाई है, कुएं हैं, मतलब अलग अलग है। तो वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर ही। अगर आपने वीडियो का पहला पार्ट देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि एंडोजेनिक फोर्स जो होता है वो कैसे धरती के अंदरूनी हिस्से से चेंजेस होते थे। और काफ़ी हद तक हमने डिटेल्ड वीडियोस के ऊपर बनाई थी। वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर वॉच करेगा क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने जियोमॉर्फिक के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से यानी कि एंडोजेनिक प्रोसेस या फोर्स को पढ़ने की कोशिश करी थी। अब दोस्तों हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स, जैसे आप बहिर्जनिक बल बोलते हैं। ऐसे बल जो पृथ्वी के ऊपर से बाहर की फोर्स यानी कि सूरज की किरणों से जब फोर्स लगती है तो दोस्तों उससे आप देखोगे धरती के कुछ हिस्से जो होते हैं वो बदलते हैं। अब उसमें वेदरिंग भी आ गया है। वेदरिंग का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे। इरोजन्स के अंदर यानी कि टूटने में हम आइस ब्रेकिंग का देख लेंगे। हम रिवर और वाटर का फ्लो होने की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है धरती के ऊपर, सी है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर्स है, इन सब की वजह से धरती के बाहरी हिस्से पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। आई होप यू क्लियर दिस। अब आपको सरल और सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि वे बल जो पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर अपनी ताकत दिखाते हो, ठीक है ना। अब बाहर के हिस्सों में जो भी मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर एटमॉस्फेयर से जो भी इफेक्ट पड़ रहा हो धरती के हिस्से पे उसे आप एक्सोजेनिक्स प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि एक हिस्सा जो हमने पहले भी पढ़ लिया था, एक हिस्सा देखो मान लो कि ये धरती है, ठीक है, ये धरती है। धरती के अंदरूनी हिस्से से जब भी कोई भी इफेक्ट पड़ता है धरती के ऊपर तो दोस्तों वो अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है। लेकिन धरती के बाहरी हिस्से जो धरती पे इफेक्ट पड़ेगा उसे हम एक्सोजेनिक्स फोर्स बोलते हैं। आप इसे बाहरी बल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी बोला जाता है इसे। तो आपको अगर समझना है सिंपल और सरल लैंग्वेज में तो आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो अपनी कॉपी के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सोजेनिक फोर्स होते क्या है। देखो मैंने इसे हिंदी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन हिंदी वाले बच्चे काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि इसे बहिर्जनिक बल बोलते हैं। पृथ्वी के बाहरी, अब पृथ्वी तो गोल नहीं है लेकिन पृथ्वी में कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं झरने हैं। अब देखते हो ना वो भी कहीं ना कहीं बदलते रहते हैं तो उन पे जो फोर्सेस लग रही है ना वो वेदरिंग और इरोजन्स की वजह से हो रहे हैं। और ये सारे के सारे हमारे नेचुरल एजेंट के रूप में काम करते हैं जो धरती को बाहरी हिस्से से समतल बनाने में यानी कि प्लेन बनाने में लगे हुए हैं। अब देखो ये तो बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से पता है कि धरती के ऊपर जो एनर्जी मिलती है धरती को वो कहीं ना कहीं सन एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है। सूरज जैसे आप बोलते हैं, सूरज एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कहीं ना कहीं धरती को पूरी तरीके से हीट में, उसको समतल बनाने में और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इन सबको चलाने के लिए प्राइम सोर्स जो है वो सन है। अब आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि भाई ये धरती का हिस्सा है और ये सन बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों सन से हमें क्या मिल रही है, सन से हमें किरणें मिल रही है। और जब सन से हमें किरणें मिल रही है अर्थ के बाहरी हिस्से पे तो सन का इफेक्ट होगा ना। तो इसीलिए प्राइम सोर्स जो है अर्थ के ऊपर सन का वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं वो पर्वत भी कहीं ना कहीं समय के साथ टूट रहे हैं। झरने हैं, नदियाँ हैं और वो सब इफ़ेक्ट कर रही है ज़मीन के हिस्से को यानी कि ऊपरी हिस्से को, अंदरूनी हिस्से को नहीं। अंदरूनी हिस्सा हमने पहले ही पढ़ लिया था। अब देखो जो बहिर्जनिक बल होते हैं उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इफ़ेक्ट करता है वो एटमॉस्फेयर है।
एटमॉस्फेयर के अंदर सर्दी, गर्मी, पतझड़, बारिश का मौसम जो धरती के ऊपरी हिस्से पे धरती को प्लेन बनाने में लगा हुआ है। और सन तो मैंने आपको बता दिया कि सन एक प्राइम सोर्स है, सूरज जो हीट देता है। और धरती का कोई भी बाहर का हिस्सा गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो दोस्तों आप देखोगे कहीं ना कहीं धरती के हिस्सों पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेक्टोनिक फैक्टर। टेक्टोनिक फैक्टर ये वाला है, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। टेक्टोनिक फैक्टर्स का मतलब ये हो गया कि जब प्लेट्स जो थी आपस में एक दूसरे से दूरियां बना रही थी, तो उसकी वजह से हमारे जो अर्थ का निर्माण हुआ है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यही बताता है कि भू आकृतियाँ कैसे बनी थी। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है, टेक्टोनिक फैक्टर जो होता है, वो भी अर्थ को बनाने के लिए, बाहर से बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको लगता होगा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब जो क्या कहते हैं बाहर से फोर्स लग रही है, उसको कैसे क्या कहते हैं धरती को पूरी तरीके से समतल बनाने के लिए यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट का मतलब स्लोप होता है, आप इसे ढलान समझ सकते हैं। अब मैं ग्रेडिएंट नहीं बोलूँगा, मैं इसे स्लोप बोलूँगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बताना है कि धरती के समतल बनने के लिए ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण और स्लोप यानी कि ढलान, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है क्या। अगर आप देखेंगे कि हमारी धरती के ऊपर कोई भी सामान है, अगर आप नॉर्मल सा ये देख सकते हैं कि जो स्लोप है, अगर कुछ भी चीज़ पहाड़ के हिस्से के ऊपर है और जब वो टूटेगी तो आप देखोगे स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है उस चीज़ को ज़मीन तक लाने के लिए। और वो ज़मीन पे चीज़ें क्यों आ जाती है, ज़मीन पे चीज़ें इसलिए आ जाती है क्योंकि ग्रेडिएंट फोर्स जो है, मतलब ग्रेविटी जो है, उसकी वजह से कोई चीज़ ज़मीन के नीचे आ जाती है, मतलब ऊपरी सतह पे आ जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या कहते हैं फल वाला एग्जाम्पल देखा होगा जो उस समय न्यूटन ने बनाया था। उसके अंदर यही दिखाने की कोशिश करी गई थी कि एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रेविटी की वजह से आप देखोगे कि पेड़ से कोई भी चीज़ गिरती है, अगर पेड़ से कोई भी चीज़ गिरती है तो डायरेक्टली ज़मीन के ऊपर ही गिरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है हमारी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर सामान कुछ भी चीज़ है जो ऊपर है वो ज़मीन के आके नीचे गिरता है, नीचे ढलान पे गिरता है। और ढलान तक लाने के लिए स्लोप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट अपॉन ऑल अर्थ मटेरियल, मतलब ग्रेविटी धरती के हर मटेरियल, हर हिस्से पे उसको नीचे लाने के लिए काम करती है। हैविंग स्लोप सरफेस एंड ट्रेंड टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन द डाउन स्लोप डायरेक्शन। इसकी वजह से होता है क्या है कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो स्लोप पे लगती है और चट्टान का, पत्थरों का, या मैं बोल सकता हूँ पर्वतों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, किसी भी चीज़ का हिस्सा स्लोप की वजह से नीचे आता है। ठीक है ना। तो अब जो ये फोर्स लगता है इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस ये एक अलग से है आपकी बुक के अंदर। स्ट्रेस जैसे आप प्रतिबल बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में आप इसे प्रतिबल बोलते हैं। ये प्रतिबल जो है दोस्तों, इसकी वजह से क्या कहते हैं, जो धरती पे कोई चीज़ जब आती है उसमें कितना बल लग रहा है उसे आप स्ट्रेस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो कभी होगा, अगर ये पत्थर का हिस्सा देखें तो ये पत्थर का हिस्सा कभी यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन ऊपरी वजह से, ऊपरी स्ट्रेस पड़ने की वजह से, प्रतिबल पड़ने की वजह से कंटिन्यू ये जो सन था वो इसको हीट दे रहा है, बारिश इसको फिर ठंडा कर दे रही है और फिर ये हीट हो रहा है, फिर ठंडा कर दे रही है। इसकी वजह से इनके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, इसकी वजह से ये टूटने लग जाता है और ग्रेविटी की वजह से ज़मीन तक आने लग जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो अभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्ट्रेस पढ़ने से पहले आपको मॉलिक्यूल स्ट्रेस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देखते हो कि जिस तरीके से सन जो है प्राइम सोर्स है हीटिंग के लिए धरती के ऊपर, तो आप देखते हो कि जब क्या कहते हैं सन से कोई हीटिंग पड़ती है पत्थरों के ऊपर, तो आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद बारिश के टाइम पीरियड में जब उसके बीच में वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो इसकी वजह से जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं पत्थरों के, जो इनको जोड़ के रखते हैं मॉलिक्यूल्स, आप देख सकते हैं साइंस वाले स्टूडेंट इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो ये मॉलिक्यूल्स इनके बीच में, मतलब पत्थरों को जोड़ने वाला जो एक मॉलिक्यूल होता है या इन पत्थरों के अंदर आपसी एक जोड़ होता है,
उस जोड़ों के अंदर जब पानी भरने लग जाता है तो इस मॉलिक्यूल्स यानी कि इन पत्थरों के जोड़ों के अंदर जो इनकी क्षमता होती है, जो दो एक दूसरे को जोड़ के रखती है, वो कहीं ना कहीं इनके बीच में गैपिंग आने लग जाती है। इसकी वजह से आप देखोगे मॉलिक्यूल स्ट्रेस की वजह से एक पत्थर जो सही सलामत था वो कुछ समय के बाद टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यू हीटिंग पड़ रही है और साथ में इसके बीच में पानी भी इकट्ठा होता जा रहा है और पानी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से पत्थर टूट जाते हैं और आप देखोगे बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर जो मतलब इनके बीच में रिएक्शन करता है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल स्ट्रेस की वजह से आप देखोगे कि ये पत्थर पूरी तरीके से टूटने लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ ऐसे देखे होंगे, मतलब अगर आप देखेंगे कोई भी पत्थर है, अगर वो पानी के संपर्क में आ रहा है और कंटिन्यू उसके ऊपर हीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करेगा। आपने आइसलैंड पे भी देखा होगा, आपने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर भी देखा होगा। आप सोचते होगे कि ये कैसे टूट रहा है ना। तो देखो जैसे कि ये वाला हिस्सा है, अब इसके ऊपर कंटिन्यू हीटिंग बढ़ती रहेगी और इसके अंदर पानी स्टोर होता रहेगा, तो एक टाइम ये भी आएगा कि ये भी यहाँ से हिस्सा जो है स्ट्रेस की वजह से खिसक जाएगा और टूट जाएगा। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल स्ट्रेस। और इसकी वजह से पृथ्वी के बाहरी हिस्से में सन और बारिश और जितने भी ये क्या मैं नेचुरल एजेंट्स बता रहा हूँ, इसकी वजह से क्या कहते हैं, ये सारे के सारे पत्थर जो होते हैं ये स्लोप की वजह से, ग्रेडिएंट की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पत्थर टूटते हैं और ज़मीन के निचले हिस्से पे आके गिर जाते हैं। तो ये सब एक प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दिया, ये बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं और स्लोप की वजह से चीज़ें नीचे आ जाती हैं। और इसी चीज़ को आपकी किताब के अंदर डेलुनेशन का नाम दिया गया है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर ये गलत है, तो आप हिंदी में भी इसे आप पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो इसको इस प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्स जो होते हैं उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिससे आप ग्रेविटेशनल फोर्स, स्लोप, मॉलिक्यूल स्ट्रेस और टेक्टोनिक फैक्टर्स इनके नाम से जानते हैं। तो ये पूरी तरीके से वीडियो का दूसरा पार्ट था और मैंने एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे बाहरी हिस्से पे जो इफ़ेक्ट होता है धरती पे वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है कि मतलब ये चीज़ें टूटती हैं। अब इसके बारे में हम डीपली और जानने की कोशिश करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। ओके, तो मैं बताने की कोशिश आपको करूँगा पूरी तरीके से। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैप्टर्स के पार्ट्स अलग अलग आएंगे इसके। ये वीडियो का दूसरा पार्ट था, मिलते हैं जल्दी वीडियो के तीसरे पार्ट में। एंड जो पार्ट्स आपको अच्छे लगे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो आपके लिए जल्द ही आती रहेगी। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो।